जी वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। न्यू पाकिस्तान आप देख रहे हैं और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और जब हम न्यू साथ लगाते हैं तो नई नई पाकिस्तान में होने वाली जो सिचुएशन है उसके हवाले से हम आपको अपडेट करते रहते हैं। पीटीआई के हवाले से तो हमने खासी बात की पिछले सेगमेंट में, लेकिन अब बारी आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि जिनके बारे में तासुर कहा जा रहा है, दिया जा रहा है कि ये अब स्टैब्लिशमेंट के लाडले हो गए हैं और अब तो मियां नवाज शरीफ साहब हमें आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म नजर आएंगे। खैर हर सियासी जमात की ख्वाहिश होती है कि जो उनका लीडर है वो प्राइम मिनिस्टरशिप का ओहदा संभाले और मुल्क को एक अच्छी राह की जानिब गामजन करता हुआ हमें नजर आए। लेकिन इस सिलसिले में इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए जा रहे हैं आने वाले आम इंतखाबात के हवाले से और 25 रुकनी बोर्ड सुनने में आ रहा है कि वो तश्कील दिया गया है। इन बातों में कितनी सदाकत है? अहम सुफरा से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ साहब कितने मुतहरिक होते हुए नजर आ रहे हैं? मरीम नवाज साहिबा किस तरह से मौशी पॉलिसियों को देख रही हैं आने वाले वक्त में अगर तो उनकी जमात हुकूमत बनाती? इन सब मामलों पर बात कर रहे थे। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रुहेल शेख असगर साहब। रुहेल साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेहरबानी, आप सुनाएं, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जानना ये चाहेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर जो तासुर इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है। कल हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि लाडला प्लस का जो स्टेटस है वो नवाज शरीफ साहब को मिल चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि बिलावल साहब को हम चाहते हैं वो वजीर आजम बने, और बिलावल साहब बहुत बार ये कह चुके हैं कि लाहौर से इस बार वो वजीर आजम नहीं बनने देंगे। ये जो क्लैश एकदम से दोनों जमातों के बीच में आया 16 माह की हुकूमत के बाद, ये क्लैश कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। नहीं, असल में हमारे यहाँ एक बड़ी बदकिस्मती है कि आप उस अदारे का नाम लेते हैं जो अदारा बाहर आके या सामने आके अपनी पोजीशन को वाज़ेह नहीं कर सकता। लेकिन मेरे ख्याल में काफी तरह ISPR वाले कह चुके हैं कि सियासतदान अपना अपना काम करे, हमें इस सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश ना करें। उनका अपना ही काम है। मेरे ख्याल में शायद इस वक्त तो बहुत अहम रोल है उनका, चूंकि दहशतगर्दी एक दफा फिर पनप रही है, उसको निपटने के लिए मेरे ख्याल में इस किस्म की अपनी सियासत को चमकाने के लिए या अपने वोटर्स को राग़िब करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू से परहेज किया जाए तो मेरा ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन सर कल कुंडी साहब ने यह भी कहा कि तासुर दुनिया दे या ना दे वो तो अलग बात है, लेकिन आपकी जमात स्पेसिफिकली ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि हमारी बात हो कि ये हमारे मामला तय हो गए हैं। ये कौन कहता है, क्यों कहता है, ये बहुत जरूरी है बात करना कि कौन ऐसे खास है जो इस किस्म की इमेच्योर बातें करते हैं। ये मैच्योर बातें थोड़ी हैं। वो अच्छा चलिए फर्ज कीजिए आप, एक मैं आपसे भी अर्ज करता हूँ, मेरे किसी से अगर बात हुई हो तो क्या ये मुझे जेब देता है कि मैं आके टीवी के ऊपर, नेशनल टीवी के ऊपर ये बातें करता हूँ? लेकिन यही मैच्योर बातें, बड़े मैच्योर इंसान है एहसन इकबाल साहब, उनकी मुंह ज़बानी हम आपको बता रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इंसान अगर उम्र ज्यादा हो जाए और आप समझे कि वो मैच्योर हो गया, इससे बातों से पता चलता है कि आप कितने मैच्योर हैं। मैं हमेशा से बात कहता आ रहा हूँ और कहता रहूंगा कि जब भी आप किसी भी फोरम पे जाएं तो कम से कम अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि किसी को भी आपके अदा किए हुए अल्फाज से तकलीफ ना हो या गलत फहमी पैदा ना हो। मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होती है। ठीक है रुहेल साहब, तो फिर आप किस तरह से देखते हैं जो माजी के तजुर्बात रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो कि फिर हम सब ने भी देखा, और आज जिस तरह से एक एक करके वो तमाम केसेस भी क्लियर हो रहे हैं जो कि नवाज शरीफ साहब पर बनाए गए, जिस तरह से उन्हें हुकूमत से बाहर किया गया, और बहुत जगहों पर अब ये एक्सेप्ट भी किया जा रहा है कि उस टाइम जो किया गया वो सब गलत था। हर बार जो नवाज शरीफ साहब के एस्टेब्लिशमेंट से मसाइल बने उसका खुमियाजा अवाम ने ही भुगता। जो 4 साल की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की, जो महंगाई तब हुई, फिर 16 माह की गवर्नमेंट आप करके गए, जो पाकिस्तान की मईशत जिस नहज पर पहुंच गई, उससे फिर किस तरह से बचेंगे? दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट से बनाने में किस तरह से कामयाब होंगे? अब की बार क्या प्लानिंग है? दो बातें तो जेब में रखें। मैं एक बात तो आपको अर्ज कर दूं कि हर केस जो है वो आपका चलता है हकायक की बुनियाद पर या विटनेस की बुनियाद पर, और जहां पे प्रोसिक्यूशन कमजोर हो वो केस रहता नहीं है। जहां तक मियां साहब पे केस बने थे और केसों का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में आपको हिडन सीक्रेट तो है नहीं, हर किसी को पता चल गया कि वो केस क्यों बनाए गए, उनका मकसद क्या था और उसके पीछे उनका जो ख्वाहिश थी वो क्या थी।
अब उसका को मेरे ख्याल में शायद इसमें मुझे इस तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। आपका दूसरा जो सवाल है उसके एक मैं आपको अर्ज कर दूं, हर शख्स का एक माजी होता है, उस माजी से आप अहज करते हैं अपने आने वाले वक्त को। मियाँ साहब के जज्बात का आपको पता है, मियाँ साहब के काम का आपको पता है, और मेरा ख्याल है जो भी शख्स प्राइम मिनिस्टर बनता है बाहर की दुनिया थोड़ी देर के लिए उसको ऑब्जर्व करती है, उसकी पॉलिसीज को ऑब्जर्व करती है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा स्टेक होता है। जैसे मैं एक मिसाल लीजिए, चाइना का एक स्टेक है बहुत बड़ा, और उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में, और प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट की है। उन्होंने आपको कर्ज नहीं दिया, उन्होंने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया। आपने 3.5 साल में उस प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने तबाही उतार दी, और अब वो एक खामोशी से आपकी पॉलिसीज को देखेंगे। अब ये सब की पॉलिसीज आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत पॉजिटिव रहती हैं, और जब लोग ये देखते हैं कि इस मुल्क के जो हुकूमत है उसकी पॉलिसीज टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट बहुत पॉजिटिव है, तो फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है या लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आपकी जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। और मुझे उम्मीद है कि मियाँ साहब के इंशाल्लाह जब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो मेरे ख्याल में शायद लोग उन पर एतमाद करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान की बेहतरी होगी। तो सर, उस प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी का ओहदा संभालने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए जाहिर सी पहले बहुत से काम होना बाकी हैं, जिसका आगाज मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो चुका है। इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा रहे हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से 25 रुकनी बोर्ड है। आपसे भी पूछ लेते हैं, फिर आप भी टिकट लेने के लिए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी और क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से स्क्रूटनी की जा रही है लोगों के हवाले से, टिकट्स देने के हवाले से? ये तो हर जमात का एक प्रोसेस होता है जी। जो लोग अपने टिकट्स के लिए अप्लाई करते हैं या उस पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो पार्टी उनसे एक इंटरव्यू तो जरूर करती है ताकि वो इस बात से आगाह हो सके कि इस शख्स का माजी क्या था, ये कैसा एक्ट करता रहा है, इसकी कारकर्दगी कैसी है, वो इसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करना हर जमात का ये कोशिश और ख्वाहिश है कि वो किसी ऐसे शख्स को अपना नुमाइंदा बनाए जो उस हल्के में अपनी एक साख भी रखता हो, और वो वहां से सीट जो है उसको अल्लाह की मदद के साथ वहां से उस सीट को निकालने में कामयाब हो जाए। हर पार्टी का एक प्रोसेस है और तरीका है, और इस तरीके को हर किसी को सामना करना पड़ रहा है। वो मैं भी करूंगा, वो शायद मियां शहबाज साहब भी करेंगे, वो मियां नवाज साहब भी करेंगे। वो एक ऐसा एक तरीका जिससे मेरे ख्याल में हर किसी को वहां से गुजरना है। ठीक है रोहिल साहब, आप क्या समझते हैं इस बार मंशूर में क्या चीज़ों को एडप्ट किया जाएगा? मोटरवे के अलावा, ऑरेंज लाइन के अलावा, इन तमाम चीज़ों के अलावा तालीम पर आप समझ रहे हैं कि काम होना चाहिए? कल हमने अपने नाजरीन के साथ एक प्रोग्राम भी शेयर किया था जिसमें हमने ये बताया था कि 2.5 करोड़ बच्चे हैं जो कि स्कूलों से इस वक्त बाहर हैं, और तालीम पर हम देखते हैं कि सबसे कम बजट खर्च किया जाता है। हेल्थ सेक्टर को हम देखते हैं, हमारा हेल्थ सेक्टर बड़ा ख़राब है। तो इन चीज़ों पर कोई तेज़ रफ्तारी से काम करने के हवाले से मंशूर में इन तमाम चीज़ों को एडप्ट किया गया है? ये सब कुछ मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। जिस मुल्क में या जो कौम अपने तालीमी म्यार को बुलंद नहीं करती, या जिस कौम का तालीमी म्यार बुलंद नहीं किया जाता, या जो बुनियादी हकूक हैं उनके, जो जैसे साफ पानी है, सिंध में बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे साफ पानी नहीं है, साउथ में भी कई ऐसी जगह जहाँ पे साफ पानी नहीं है। लोगों का हक है, वो हुकूमत को हक अदा करना है, और उसके लिए तालीम के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, आपके हेल्थ के लिए, और बाकी जितनी अहम बुनियादी जरूरियात हैं लोगों की, वो आपको पूरी करनी है। और उसके लिए एक बहुत जरूरी जो मेरे ख्याल में एलिमेंट है, वो है आपकी एक ताकतवर माशियत। और जब तक आपके पास माशी तौर पे आप जब तक ताकतवर नहीं होंगे, जब तक आप खुद कफील नहीं होंगे, आप ये सारे मामला को एड्रेस नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ कि जो ही मामला ठीक हो, जो भी हुकूमत हो, चाहे वो मुस्लिम लीग की हो चाहे किसी भी हो, पाकिस्तान के अवाम की ये जो तकलीफ है, इनको दूर करना, इनसे निपटना, इन पे काबू पाना हुकूमत का अवलीन फर्ज होना चाहिए।
और ये बात मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की ये पॉलिसी हमेशा रही है कि लोगों को जो उनके हकूक है वो उनका इजरा किया जाए। अच्छा बस सर, इसमें एक सवाल मैं ये भी लेना चाह रही हूँ, आप भी बहुत एक अरसे से मुस्लिम लीग नून में सर्व कर रहे हैं, सीनियर रहनुमाओं में आपका शुमार होता है और खुद भी आप इस जमहूरी तर्ज अमल को क्या कहते हैं देखेंगे, इंडोर्स करेंगे कि कुछ ऐसी पॉलिसियां जो कि माजी की हुकूमत ने बनाई हो, अगर उन पॉलिसियों को कंटिन्यू रखा जाए, जैसे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आप लोगों ने भी कंटिन्यू रखा अपने दौरे हुकूमत में। इसी तरह से एक हेल्थ कार्ड था जो कि पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया था, जिसने बहुत से लोगों की बहुत से मामलात में मदद की। आपको लगता है कि आगे चलकर अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने में कामयाब होती है तो इस किस्म के इक़दाम को इंडोर्स किया जाएगा और बेशक कुछ नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दी जाए, लेकिन वो जो सेहत कार्ड की एक लोगों को सहूलत थी 1 मिलियन के अंदर अंदर रहते हुए अपने बीमारी और अपने दीगर अमराज का इलाज करवा सकते हैं, ये सहूलत उन्हें मिलनी चाहिए क्योंकि लोग अभी भी बहुत ज्यादा परेशान हैं उस कार्ड के बंद हो जाने से। कभी आप जरा किसी वक्त आपको मौका मिले तो उस पॉलिसी को जरा डीपली जाके जरा स्टडी कर लीजिएगा कि उसमें क्या क्या फ्लॉज थे और क्या क्या उसमें खराबियां और खामियां थी। तो अगर आप वो देखेंगे तो मेरे ख्याल में शायद आपको ये पता चलेगा कि अगर कार्ड आप उसको इजरा करते भी हैं या उसको कंटिन्यू भी करते हैं तो उसको दुरुस्त करने का बहुत जरूरी है, उसकी दुरुस्ती करनी बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ पे एक और आपसे अर्ज कर दूं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, चूंकि ये ज्यादातर एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और इस प्रोविंशियल सब्जेक्ट में तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ज्यादा मौसर हो सकती हैं और मुस्लिम लीग नून ने अपने द्वार में मेरे ख्याल में इस पे बहुत ज्यादा काम किया और गरीबों के लिए मुफ्त अद्वियात का भी इजरा किया था। जब तक शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के, उन्होंने पंजाब में हेल्थ के मामले में खासी मदद की है गरीबों की और जो सरकारी हॉस्पिटल से वहां पे गरीबों का इलाज मुफ्त होता था, अद्वियात मुफ्त मिलती थी। आपको मेरे ख्याल में शायद याद होगा पोलियो के लिए और डेंगू के लिए बहुत मौसर कार्रवाइयां की थी जिससे आपने इसे जान छुड़ाई थी। आजकल फिर आप देख रहे हैं कि मेरा पिछले काफी अरसे से डेंगू फिर सर उठा रहा है, तो उसकी वजह कि शायद लोगों का अब उस तरफ रुझान नहीं है, हुकूमतों का, मेरा मतलब हुकूमतों का। और इसमें आप ज़हन खातर जमा रखिए कि मुस्लिम लीग नून हर वो काम जिससे अवाम को फायदा पहुंचता है, जिससे अवाम की बेहतरी होती है, वो चाहे पॉलिसी किसकी भी हो। अब पीपल्स पार्टी आपके सामने बात वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, जन नाम भी बेनजीर था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जब ये महसूस किया कि ये वाकई गरीबों के लिए एक मददगार साबित हो सकती पॉलिसी, तो उन्होंने उसको इजरा को रोका नहीं। हालांकि मैं जाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि अवाम को भिखारी बनाने से बेहतर है कि आप उनको कारोबार के या काम के मौके फराहम कर दें तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो उससे एक मुस्तकिल उनका एक काम शुरू हो सकता है जिससे उनकी एक बेहतरी आ सकती है। ठीक है रोहित साहब, क्लाइमेट चेंज से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर है। जिस तरह के सैलाब हर साल पाकिस्तान में आ रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है यही वादे किए जाते हैं, यही दावे किए जाते हैं कि डैम्स बनाए जाएंगे, फिर उन तमाम इलाकों में हम देखते हैं कि वहां पर जो रेस्क्यू कार्रवाइयां हैं वो साल साल चलती रहती हैं। दूसरी तरफ अगर हम लाहौर को देख रहे हैं या पंजाब को देख रहे हैं तो यहाँ पर अब सर्दियों से पहले बाकायदा स्मोक ने एक मौसम की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर ली हुई है, जिससे हमारे हेल्थ सिस्टम पर भी एक बर्डन पड़ रहा है। लोग आंखों के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, फेफड़ों के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज पर किस तरह से काम करेंगे? पर इसके लिए तो मेरे ख्याल में पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो क्लाइमेट हो रहा है जिससे मुतासर हो रहा है, ये देखना पड़ेगा इसकी बुनियादी वजूहात क्या है। उन वजूहात को जब तक हम नहीं रोकेंगे आप इस पे काबू नहीं पा सकते। तो मेरे ख्याल में मैंने अपने जवाब में ये अर्ज किया कि कोई भी हुकूमत होगी उसको अवाम के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस तो करना होगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में शायद सियासी तौर पे उसका आपको नुकसान तो पहुंचेगा। तो ये जो आपने इरशाद फरमाया सिर्फ लाहौर का मसला नहीं है, ये पंजाब में काफी एक सीरियस मसला है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसकी बुनियादी वजूहात क्या है। क्योंकि मेरे ख्याल में शायद जनरली जब आप इसको देखते हैं तो उसका
आप जो है इशारा वो होता है आपकी ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। ये ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्ट है उसमें से धुआं निकलता है। चलिए लेट्स सी कि सर आने वाले दिनों में क्या ट्रांसफॉर्मेशन, किस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आप लोग मंशूर को लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। आगे